दोस्तों नमस्कार, जेड प्लस में आपका स्वागत है। आजकल देश में महिला आरक्षण विधेयक की बड़ी चर्चा हो रही है। वर्तमान केंद्र सरकार का एक संशोधन विधेयक आवश्यक बहुमत न मिल पाने के कारण 17 अप्रैल 2026 को लोकसभा में गिर गया। दोस्तों आज बात करेंगे वुमेन रिजर्वेशन एक्ट 2023 यानी नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 की, और इसमें क्या संशोधन प्रस्तावित था जो लोकसभा में आवश्यक बहुमत जुटा पाने में असफल रहा। यहां यह स्पष्ट करना जरूरी है कि महिला आरक्षण कानून 2023 में ही बन चुका है और यह जो प्रस्ताव 17 अप्रैल 2026 को लोकसभा में गिर गया वह वास्तव में एक संशोधन मात्र था जो कि पास नहीं हो पाया। थोड़ा झांकते हैं अतीत के पन्नों में कि क्या है भारत में महिला आरक्षण का इतिहास। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। आते हैं पॉइंट पर। दोस्तों भारत की सामाजिक स्थिति के मद्देनजर देश की विधायिका में महिलाओं के समुचित प्रतिनिधित्व को लेकर संविधान सभा में आवाज उठी थी, पर बात कुछ उसके आगे बढ़ नहीं पाई। संविधान के लागू होने के बाद समय समय पर संसद और राज्य विधायिका में महिलाओं के बहुत ही कि कम या मामूली प्रतिनिधित्व को लेकर अक्सर सवाल उठाए जाते रहे हैं और चिंता भी व्यक्त की जाती रही है। 1996 में पहली बार 81वां संविधान संशोधन के रूप में एक औपचारिक विधेयक प्रस्तुत किया गया जो पारित नहीं हो पाया। उसके बाद तमाम महिला संगठनों द्वारा बिल के पक्ष में आवाज बुलंद किए जाने के बाद 1998, 1999 और 2008 में महिला आरक्षण के पक्ष में विधेयक पेश किए गए। 2008 का विधेयक तो 2010 में राज्यसभा से पारित भी हो गया था, पर लोकसभा से पारित न हो पाने के कारण स्वतः समाप्त हो गया। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार बदली हुई राजनीतिक परिस्थितियों के कारण सितंबर 2023 में महिला आरक्षण पर आम सहमत बन पाई। दोस्तों 2023 की लोकसभा में महिलाओं की संख्या 15% से भी कम थी। इस संविधान संशोधन विधेयक का मकसद था लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या को कम से कम 181 तक सुनिश्चित करना। दोस्तों नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 यानी वुमेन्स रिजर्वेशन बिल 2023 19 सितंबर 2023 को लोकसभा में पेश किया गया। दिलचस्प बात यह है कि यह पहला विधेयक है जो संसद की नई बिल्डिंग में पारित हुआ है। 20 सितंबर 2023 को करीब सर्वसम्मत से लोकसभा से यह विधेयक पारित हो गया। 21 सितंबर 2023 को राज्यसभा ने सर्वसम्मत से महिला आरक्षण विधेयक पारित कर दिया। 28 सितंबर 2023 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर भी हो गए और इसी के साथ नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023
एक कानून बन गया। अहम बात यह है कि यह प्रभावी होगा अगले परसीमन यानी डिलिमिटेशन के बाद। इसमें ये चीज ऐड की गई। महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि डिलिमिटेशन 2026 तक फ्रोजन है, यानी 2026 से पहले डिलिमिटेशन नहीं किया जा सकता। दोस्तों, संविधान के मुताबिक प्रत्येक राज्य को लोकसभा की सीटों का आवंटन उस राज्य की जनसंख्या के अनुपात में होना चाहिए और साथ ही राज्य के अंदर चुनाव क्षेत्रों में समान जनसंख्या होनी चाहिए। समय समय पर डिलिमिटेशन इसलिए किए जाने का प्रावधान बनाया गया है ताकि जनसंख्या और लोकसभा या राज्य विधानसभाओं के सीटों का अनुपात पूरे देश में पूरा कमोबेश क्या हो, बराबर होना चाहिए। ये नहीं कहीं कुछ कहीं कुछ। दोस्तों, संविधान के अनुसार प्रत्येक जनगणना के बाद चुनाव क्षेत्रों का सीमा निर्धारण यानी डिलिमिटेशन किया जाना चाहिए। इसी प्रक्रिया का पालन राज्य विधानसभाओं की सीटों के सीमा निर्धारण के मामले में भी किया जाना चाहिए। 1971 की जनगणना के आधार पर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट संविधान संशोधन के माध्यम से सभी राज्यों में लोकसभा की सीटों की संख्या और राज्य विधानसभाओं की सीटों की संख्या निर्धारित की गई थी और वहीं पर फ्रीज कर दी गई, स्थिर कर दी गई कि अब इसके आगे नहीं बढ़ेगा। यह निर्धारण यानी फ्रीजिंग साल 2000 के बाद होने वाले प्रथम जनगणना तक लागू रहेगा। यह व्यवस्था दी गई कि अब 2000 के बाद ही कुछ परिवर्तन होगा, परंतु 84वें 84th संविधान संशोधन 2001 के माध्यम से इस फ्रीज को बढ़ा करके 2026 के बाद होने वाली प्रथम जनगणना के बाद कर दिया गया। अब 2000 से सीधे बढ़ा दिया 26 साल और के लिए। स्पष्ट है कि 2026 के बाद जो पहली जनगणना होगी, फिर उस जनगणना के आधार पर चुनाव क्षेत्रों का सीमा निर्धारण यानी डिलिमिटेशन होगा। अब उसके बाद जो चुनाव होगा उसमें महिला आरक्षण लागू होगा। थोड़ा कंफ्यूजन हुआ होगा आपको, इसको मैं रिपीट कर देता हूं। इसका अर्थ यह हुआ कि 2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना के बाद उस आधार पर किए जाने वाले सीमा निर्धारण यानी डिलिमिटेशन के बाद ही महिला आरक्षण लागू होगा। समझा जा सकता है कि इसमें कितना समय लगेगा। शुरुआत में इसकी समय सीमा 15 वर्षों के लिए है, पर यह तब तक जारी रहेगा जब तक संसद कानून के माध्यम से इसे जारी रखना चाहेगी। यदि संसद तय करती है तो प्रत्येक डिलिमिटेशन के बाद रोटेशन के आधार पर महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों का निर्धारण होगा। दोस्तों, द वुमेन्स रिजर्वेशन बिल 2023 के अंतर्गत संविधान में 3 नए आर्टिकल जोड़े गए। आर्टिकल 330A लोकसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण प्रदान करता है, जो 330A है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत सीधे चुनाव के माध्यम से चुने जाने वाले लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या की 1/3 सीटें 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। इन्हीं आरक्षित सीटों के अंदर 1/3 सीटें अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाओं के लिए भी आरक्षित होंगी। आर्टिकल 332A के अंतर्गत राज्य विधानसभाओं और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा में
1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी और इसी के अंदर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए भी उसकी 1/3 सीटें आरक्षित होंगी। इसके बाद तीसरा था आर्टिकल 334A, जिसके अंतर्गत महिला आरक्षण की यह व्यवस्था इस कानून के लागू होने के बाद होने वाली जनगणना और उस आधार पर होने वाले सीमा निर्धारण यानी डिलिमिटेशन के बाद से प्रभावी होगा। 26 तक तो फ्रीज है वो। तो महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि यह महिला आरक्षण कानून राज्यसभा और देखिए इसमें राज्यसभा और राज्य विधानसभा परिषदों पर लागू ये नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये राज्यसभा और जो कई राज्यों में विधान परिषदें हैं उस पर ये लागू नहीं होगा। एक गजट नोटिफिकेशन के माध्यम से यह कानून 16 अप्रैल 2026 से प्रभावित हो गया। दोस्तों 1976 तक प्रत्येक जनगणना के बाद जनसंख्या के मद्देनजर लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की सीटों का बंटवारा होता रहा है। यह सिलसिला 1951, 1961 और 1971 तक चला, लेकिन इमरजेंसी के दौरान 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से तत्कालीन केंद्र सरकार ने संसद और राज्य विधानसभाओं की सीटों को 2001 की जनगणना तक फ्रीज कर दिया, यानी स्थिर कर दिया। अर्थात 2001 तक इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। 2002 में 84वें संविधान संशोधन विधेयक के माध्यम से संसद और राज्य विधानसभाओं की सीटों पर लागू फ्रीज को 2026 तक बढ़ा दिया गया। ये बहुत सारे साउथ इंडियन स्टेट्स की मांग थी, राज्यों की। ऐसा इसलिए करना पड़ा क्योंकि फैमिली प्लानिंग कार्यक्रमों को कुशलता पूर्वक लागू करने के कारण केरल, तमिलनाडु, पंजाब जैसे राज्यों की संसदीय सीटों को कम होने का अंदेशा हो गया, जबकि फैमिली प्लानिंग को ठीक से लागू न करने वाले और अत्यधिक फर्टिलिटी रेट वाले राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान की सीटें बढ़ने की संभावना पैदा हो गई। इससे देशों में नकारात्मक प्रोत्साहन बढ़ने का खतरा पैदा होगा। यानी कि जिन राज्यों ने जागरूकता अभियान चलाकर अपनी आबादी को नियंत्रित करने की कोशिश की, उनकी लोकसभा सीटें कम हो सकती हैं। अच्छा काम करने का रिजल्ट देखिए क्या है दोस्तों। अप्रैल 2026 में भारत की केंद्र सरकार ने 2029 के आम चुनाव से पहले महिला आरक्षण लागू करने के लिए लोकसभा में 3 संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया। पहला था 131वां संविधान संशोधन विधेयक 2026, जिसके अंतर्गत आर्टिकल 82 को संशोधित करके संसद को यह अधिकार देना कि वह यह सुनिश्चित कर सके पार्लियामेंट कि किस जनगणना के आधार पर अगला डिलिमिटेशन यानी सीमा निर्धारण होगा। इसका आशय यह है कि 2026 की जनगणना का इंतजार करने के बजाय 2011 की जनगणना को ही अगले डिलिमिटेशन का आधार बनाया जाए। इस विधेयक में लोकसभा की सीटें 550 से बढ़ाकर के 850 करने का भी प्रस्ताव था। दूसरा विधेयक था डिलिमिटेशन बिल 2026, यानी
परसिमन विधेयक 2026। तीसरा था यूनियन टेरिटरीज लॉज अमेंडमेंट बिल 2026, बाउंड्री वाल। 17 अप्रैल 2026 को भारत सरकार द्वारा लोकसभा में प्रस्तुत यह संविधान संशोधन विधेयक आवश्यक बहुमत जुटा पाने में नाकाम रहा। इसका परिणाम यह हुआ कि प्रस्तुत विधेयक लोकसभा में गिर गया। इस हार को देखते हुए केंद्र सरकार ने दोनों दूसरे विधेयकों को वापस ले लिया। दक्षिण भारत के कई राज्यों का तर्क था कि लोकसभा की सीटों की बढ़ोतरी और उसी के साथ डिलिमिटेशन से उत्तर भारतीय राज्यों को गैर आनुपातिक लाभ मिलने की संभावना थी, फायदा हो जाता है ना इनको। दोस्तों, महिला आरक्षण संशोधन विधेयक को व्यापक समर्थन तो मिला, पर कुछ लोगों ने आशंका व्यक्त की और सरकार की मंशा पर सवाल उठाया। कुछ लोगों ने कहा कि महिला आरक्षण को 2026 के बाद के डिलिमिटेशन से जोड़ा जाना गलत है। यह एक डिले टैक्टिक्स है। इस तरह से 2029 से तो क्या 2034 के चुनाव तक महिला आरक्षण लागू होना मुश्किल होगा। कुछ आलोचकों की आपत्ति है कि इस विधेयक में पिछड़ी जाति और धार्मिक अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, और उनका ये भी कहना है लोगों का कि आरक्षण का सारा लाभ शहरी और उच्च जाति की महिलाओं को ही मिलेगा। कुछ आलोचकों का कहना था कि राज्यसभा और राज्यसभा और विधान परिषदों को महिला आरक्षण से बाहर रखना न्याय संगत नहीं है। मतलब उसको भी होना चाहिए, वहां भी राज्यसभा में भी होना चाहिए, विधान परिषदों में भी होना चाहिए, ऐसा कहा जा रहा है। कुछ लोगों की बड़ी आपत्ति यह है कि प्रत्येक डिलिमिटेशन के बाद आरक्षित सीटों का रोटेशन महिला प्रत्याशियों के अपने पुरुष रिश्तेदारों के प्रॉक्सी होने की संभावना को नहीं टाल सकता। परिणाम स्वरूप असली ताकत पुरुषों के हाथ में ही होगी। ये होता है, पंचायत स्तर पर ये बातें बहुत आम है। वहां जाके देखिए, सब प्रधानमंत्री बने हुए हैं, वाइफ को चुनाव लड़ा दिया, लेकिन करते खुद सारा काम करते हैं। दोस्तों, लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक के गिरने के पीछे विपक्षी दलों का तर्क है कि महिला आरक्षण को डिलिमिटेशन से जोड़ना गलत है, इससे सीटों का बंटवारा न्याय संगत नहीं होगा, दक्षिण के राज्यों का नुकसान होगा, महिला आरक्षण लागू करने में अनावश्यक विलंब होगा। कई तरह के लोगों ने अपना अपना आपत्ति दिया है। पिछड़े वर्ग की महिलाओं एवं अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए भी किसी प्रावधान का न होना भी कई लोगों को उस पर आपत्ति है, ऑब्जेक्शन है, उसका कारण है। विपक्ष का ये भी कहना है कि महिला आरक्षण 2023 को उसमें किसी संशोधन की जरूरत नहीं है, जो कहते हो उसको लागू किया जाए। वहीं सत्ता पक्ष ने विपक्ष पर राजनीतिक लाभ के लिए महिला आरक्षण की राह में रोड़े अटकाने का आरोप लगाया। दोस्तों, यह छोटी सी कोशिश थी महिला आरक्षण कानून को लेकर किसी भी प्रकार के संशय को दूर करने के, उस महिला आरक्षण को ठीक से समझने की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक पर। आपसे गुजारिश की मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे आपका सपोर्ट मिलेगा। नमस्कार।